तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की जो कहानी है इतनी अजीब है, इतनी हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस पुलिस की यूनिट ने इस मामले को सुलझाया, ना तो ये उसका काम था, ना ही ऐसे मामलों को देखती है। वो तो गई थी किसी और मामले को सुलझाने, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो कुछ देखा उसने, उसे देखने के बाद फ़ौरन सबके होश फाख्ता हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या देख रहे हैं। क्या वही देख रहे हैं जो उनके सामने है, या फिर उनके मन का वहम है? क्योंकि ऐसी चीज़ या तो उन्होंने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, या तो मूवीज़ में देखी थी, या फिर क्राइम पेट्रोल में ऐसी चीज़ें आती हैं। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है। दरअसल इसी बिलासपुर में एक जगह लगती है उल्सापुर, और इसी उल्सापुर में जो एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट है, इसको एक इनपुट मिलता है। एक आदमी फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, मुझे लगता है कि मेरे इलाके का रहने वाला जो पवन सिंह ठाकुर है, ये कोई ऐसा वैसा काम करता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्रोफेशन है, जिस हिसाब से ये मेहनत मजदूरी करता है, उस हिसाब से इसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ गलत कर रहा हो। अब साइबर यूनिट हो या फिर एंटी क्राइम हो, ऐसे इनपुट की तलाश में रहते ही हैं। अगर कोई ऐसा इनपुट मिलता है तो फ़ौरन जुट जाते हैं। और जब ऐसा यूनिट मिला किसी पवन सिंह ठाकुर के नाम का, तो जो एंटी क्राइम वाले हैं और जो साइबर यूनिट वाले हैं, फ़ौरन इस पवन सिंह ठाकुर की तलाश में जुट जाते हैं। तलाश करते हैं, इसकी लोकेशन निकालते हैं, इसे गिरफ्तार करते हैं। इससे वहीं पूछते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि क्या तुम नकली नोट वगैरह छापते हो। फ़ौरन ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है कि साहब, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान हूँ। कोई भी आपको कुछ बता रहा है, आप भड़क रहे हैं। मेरी शक्ल से कहीं से लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। अब ये बात जब वो कहता है तो जो साइबर क्राइम वाले कहते हैं कि दाऊद को भी देख लो, ये भी उतना ही स्मार्ट है, कहीं से लगता नहीं है कोई गैंगस्टर है। फिलहाल हमें अपनी तलाशी दो, तुम्हारी तलाशी कर लेंगे, हमें थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। अब जैसे ही तलाशी की बात होती है, जो पवन सिंह था वो थोड़ा सा इधर उधर की बातें करने लगता है। अब जैसे ही वो बातों को घुमाता है, जो साइबर यूनिट वाले थे उन्हें भी लगता है कि कुछ तो ज़रूर ये छुपा रहा है, वरना कोई एक आम इंसान इस तरह से बातों को घुमाता नहीं है। इसके साथ थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती करते हैं। इसकी पॉकेट को, इसकी पर्स को चेक करते हैं। इसकी पर्स को जैसे ही खोलते हैं, पर्स के अंदर से कुछ 500-500 के और 2-2 हज़ार के नकली नोट निकलते हैं। अब जैसे ही नकली नोट निकला तो फ़ौरन जो साइबर यूनिट वाले हैं उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि नकली नोट वो भी आज के टाइम में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लिहाजा अब इस पवन को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अब दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के सामने, कि अगर ये नकली नोट छापता है तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे या फिर किसी ऐसे दुकान से छाप लिया होगा। बाकायदा इसका एक सेटअप होगा, बाकायदा इसका एक ऑफिस होगा, जहाँ पे ये कागज़ रखा होगा, प्रिंटिंग मशीन रखा होगा, उस टाइप के इंक्स होंगे इसके पास। तभी नकली नोट वो भी इतनी इफिशियंसी के साथ छापना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पुलिस वाले, जो खासकर जो साइबर यूनिट के लोग थे, पुलिस वाला कहना गलत होगा, साइबर यूनिट वाले अब इससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। ऑफिस के बारे में जब पूछते हैं तो फ़ौरन कहता है कि साहब, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, ये नकली नोट जो आए थे शायद किसी ने मुझे दे दिए होंगे, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कोई धंधे नहीं करता। लेकिन पवन सिंह की बातों से जो पुलिस वाले थे उन्हें लग रहा था कि पवन सिंह शायद कुछ छुपा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से एक निर्दोष आदमी बोलता है उस हिसाब से पवन बोल नहीं रहा है। इसीलिए पुलिस वाले, जो साइबर यूनिट के पुलिस वाले थे, फ़ौरन उसका एड्रेस नोट करते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, और उसके बताए हुए पते पे उल्सापुर में उसके मकान पे दबिश डालते हैं। ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद अंदर जाते हैं। जाने के बाद चेक करते हैं। चेक करते हैं, अंदर उन्हें कुछ सामान मिलते हैं, कुछ कागज़ मिलता है, वो मशीन मिलती है जिससे नकली नोट छापा जाता है, वो स्याही मिल जाती है जिससे नकली नोट को प्रिंट कर रहा था। यानी ये जो पवन सिंह ठाकुर था, ये बाकायदा नकली नोट का व्यापार करता था। अब जो साइबर यूनिट थी उसे लगता है कि चलो मामला रफा दफा हुआ, एक ऐसे इंसान को पकड़ लिया जो नकली नोट का धंधा कर रहा है। अब ऐसा सोच ही रहे थे, पूरे घर में छानबीन कर ही रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें बड़ी तेज़ दुर्गंध आती है।
अब दुर्गंध इतनी तेज थी कि मानो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें भी थोड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी जिस घर में रह रहा हो, जिस घर में ऐसा धंधा कर रहा हो, तो ऐसी दुर्गंध कहाँ से आ रही है, और अगर दुर्गंध आ रही है तो ये बर्दाश्त क्यों कर रहा है, क्योंकि दुर्गंध ऐसी थी कि मानो कई दिनों से आ रही हो। इसीलिए चेक करने के लिए कि ऐसा क्या है जिस चीज़ से दुर्गंध आ रही है, जो साइबर यूनिट के जवान थे इधर उधर घूमने लगते हैं। कभी बाथरूम में जाते, कभी किचन में जाते, कभी सीढ़ियों पे जाते, और जैसे ही सीढ़ियों पे जाते हैं उन्हें लगता है कि ये जो दुर्गंध है घर के छत से आ रही है। लिहाजा जो साइबर जवान थे उनका एक जवान ऊपर जाता है, जाने के बाद चेक करता है तो ये जो दुर्गंध थी वहीं पे पड़ी एक टंकी से आ रही थी। ये वही टंकी थी जिस टंकी से पूरे घर में पानी का सप्लाई हो रहा था। अब एक घर है, घर में पानी की टंकी लगी हुई है, उसी टंकी से पूरे घर में पानी की सप्लाई है और उसी टंकी से बदबू आ रही है। तो ये चीज़ जो साइबर क्राइम के लोग थे, जो एंटी क्राइम के लोग थे, उन्हें बड़ा अजीब लगता है। फ़ौरन ही बड़ी जिज्ञासा के साथ उस टंकी को खोलते हैं और जैसे ही अंदर झांकते हैं तो अंदर जो कुछ उन्हें दिखाई दिया उसे देखने के बाद कई पुलिस वाले मुंह से उल्टियाँ करने लगते हैं। कई साइबर क्राइम के जो लोग थे पीछे हट जाते हैं। ना तो उनसे देखा जा रहा था, ना ही वहाँ सांस लिया जा रहा था। फ़ौरन वहाँ के जो एसपी हैं संतोष कुमार सिंह, उनको फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला जो अफसर था ज़्यादा कुछ बताता नहीं, बस कहता है कि सब जल्दी से आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो चुका है। अब एसपी संतोष जब ये बात सुनते हैं, उन्हीं के महकमे का एक आदमी फ़ोन किया है, फ़ौरन अपने दलबल के साथ, अपने पूरे सिस्टम के साथ उस घर पे जाते हैं, टंकी के अंदर देखते हैं। तो देखने के बाद जो एसपी संतोष कुमार सिंह थे, एक तरह से उनका भी दिमाग टूट जाता है। अंदर टंकी में पानी भरा हुआ था और उसी पानी में किसी महिला के कई टुकड़ों में सड़ी हुई लाश पड़ी थी। अब ये चीज़ जैसे ही एसपी साहब देखते हैं तो उनके दिमाग में कई सारे फिगर आ जाते हैं। हाल में ही श्रद्धा वाकर वाला केस हुआ था, हाल में ही ऐसे कई केस हुए जिसमें मार के फ्रिज में बंद किया गया, कई टुकड़े किए गए, और कहीं अगर ऐसा मामला इसमें भी हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब मामला प्रकाश में आता है तो प्रकाश में आने के बाद पुलिस वालों पे बड़ा दबाव पड़ता है मामले को सुलझाने का। संतोष सिंह फ़ौरन ही हरकत में आते हैं, उस टंकी को खाली कराते, अपने कब्जे में लेते हैं, बॉडी को निकालते हैं। तो बॉडी तो मानो कई महीनों से ऐसा लग रहा था कि उसी पानी में पड़े पड़े सड़ रही थी, और सड़ते सड़ते उसे टंकी से चिपक गई थी। जैसे तैसे करके सिपाहियों को कहा जाता है कि इसको निकालो। वो बेचारे टंकी में घुसते हैं, मशक्क़त करते हैं, लाश के टुकड़ों को निकालते हैं। बाकायदा 5 या 6 टुकड़े लाश के हुए थे। इन सारे टुकड़ों को जैसे तैसे करके पैक किया जाता है। पैक करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद अब बारी थी कि महिला कौन थी, इसे किसने मारा, इस बात की जानकारी लेने की। अब चूंकि ये जो घर था ये पवन सिंह ठाकुर का था, इसीलिए जो पहला शक था पुलिस वालों का इस पवन सिंह ठाकुर पे जाता है। पुलिस वाले भाग के पवन सिंह ठाकुर के पास जाते हैं। पवन सिंह ठाकुर रिलैक्स था, उसे लग रहा था कि शायद नोट वगैरह की मशीन पकड़ी गई होगी। लेकिन अब जो पूछताछ होनी थी, ये पूछताछ तो नकली नोट और इन सब से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। इससे अब एक कत्ल के मामले में पूछताछ होना था। पुलिस वाले इसके पास जाते हैं, इससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि ये महिला कौन है, इसे किसने मारा और इसकी लाश तुम्हारे घर की टंकी में क्या कर रही थी। अब ये सवाल जब पवन सिंह ठाकुर सुनता है तो एक तरह से सकपका जाता है। सकपकाते हुए, हड़बड़ाते हुए इधर उधर की बातें करता है। लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि जो भी है सच सच बता दो, वरना पुलिसी अंदाज अगर हम अपनाएंगे तो शायद तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। पवन सिंह ठाकुर जान जाता है कि शायद अब कुछ छुपाने का फ़ायदा नहीं है, सच्चाई बता देनी चाहिए। अंत में काफ़ी इधर उधर की बात करने के बाद जो पवन था वो टूटता है। टूटने के बाद 10 साल पहले शुरू हुई एक कहानी सुनाता है। अब ये कहानी सुना रहा था, पुलिस वाले सुन रहे थे, और इस कहानी की शुरुआत ये करता है साल 2012 से। दरअसल साल 2012 में ये रहने वाला तखतपुर का था। तखतपुर में बाकायदा ये ठीक ठाक तरीके से रह रहा था, अपने माँ बाप के साथ, जैसा नॉर्मल परिवार था उस हिसाब से ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच इसकी नज़र टकराती है सीता साहू से। सीता साहू को ये देखता है, देखने के बाद सीता इसे पसंद आ जाती है।
अब गांव का मामला था तो गांव में प्रपोजल ये सारी चीज़ें इतनी इजीली नहीं होती। कई महीनों तक ये सीता को छुप के देखता, सीता भी इसे देख के स्माइल करती। जब इसे कॉन्फिडेंस हो गया कि शायद सीता भी पसंद करती है, तो ये जाता है सीता को अपने दिल की बात कर देता है। सीता इसकी बात सुनती है, जवाब में हाँ कर देती है। अब दोनों एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को दोनों से प्यार हुआ। प्यार इस कदर खुमार चढ़ा कि शायद एक दूसरे के बिना ये दोनों लोग रह नहीं सकते थे। लिहाजा अब ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन दिक्कत थी। पवन सिंह जो था वो क्षत्रिय था, ठाकुर था। जो सीता साहू थी वो साहू थी। लिहाजा ये जात का बंधन, ये धर्म का बंधन कहीं ना कहीं अब इन दोनों के प्यार के आड़े आ रहा था। घर वालों का भी मन नहीं था, ना तो सीता के घर का मन था, ना ही पवन के घर का मन था, लेकिन दोनों को शादी भी करनी थी। इसीलिए पूरे परिवार की, पूरी समाज के खिलाफ जाके पवन और सीता एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी करते हैं, करने के बाद एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन फिर दिक्कत वही थी कि घर वाले ना तो सीता को स्वीकारते हैं, ना ही सीता के परिवार वाले पवन को स्वीकारते हैं। तो इन दोनों को लगता है कि अब इस तखतपुर में रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ रहेंगे तो समाज का, सोसाइटी का, आसपास के लोगों का ताना होगा। गांव में कोई फंक्शन होता, कोई पूजा पाठ होती तो बाकी परिवार की बहुएं जाती, लेकिन सीता को दिक्कत होती। इसीलिए जब इन्हें लगता है कि अब गांव में सरवाइव नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और इसी उल्सापुर में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अब किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन पत्नी थी तो पत्नी की जिम्मेदारी थी। तो पवन को लगता है कि क्यों ना कुछ काम बूत कर लिया जाए। ये काम धाम के चक्कर में इधर उधर निकलता है, नौकरी की तलाश करता है। एक सीसीटीवी लगाने वाली जगह पे इसे नौकरी मिलती है। इधर उधर जाता, सीसीटीवी वगैरह लगाता, जो भी ठीक ठाक पैसे मिल जाते उसी पैसे से घर का खर्च चलाता। घर का खर्च चलाने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा और इन दोनों में प्यार बढ़ा और इस प्यार से एक बेटी पैदा हुई। बेटी होने के बाद थोड़ी सी और जिम्मेदारी बढ़ी, पवन के ऊपर लोड बढ़ा, पैसे कमाने की हवस भी इसके अंदर बढ़ी। और इसी बीच 2 साल बाद एक और बेटा हो जाता है। बेटा हो चुका था, बेटी हो चुकी थी, घर का खर्च बढ़ रहा था। और इसी बीच जो पवन था कहीं ना कहीं गलत संगत में आ रहा था। सीसीटीवी वगैरह लगा के इसका जो जीवन यापन था ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। इसीलिए कुछ इधर उधर के, कुछ नकली नोट के काम में ये लगता है और इस काम में इतना मशगूल होता, कई बार ये घर नहीं आता, कई बार वहीं रुक जाता। और इसी बीच जो सीता थी, कई लोगों से उसकी दोस्ती हुई आसपास के मोहल्लों में। कई महिलाएं थी, कई ऐसे लोग थे जिससे महज भैया वाला संबंध था। लेकिन जब पवन घर पे आता है और देखता है कि जो सीता है किसी दूसरे पुरुष से बात कर रही है, वो चाहे जिस रिश्ते से कर रही हो, तो इस बात पे पवन को डाउट होता है। पवन को लगता है कि शायद सीता का किसी से अफेयर चल रहा है, क्योंकि जो लड़की अफेयर में मेरे साथ शादी कर सकती है वो किसी और से भी कर सकती है। अब पवन के दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी, तरह तरह की गंदगी आ रही थी। कई दिन तक ये इग्नोर करता है, लेकिन जब इससे नहीं रहा जाता तो ये बाकायदा जाता है और सीता से कहता है तुम किसी और से बात करती हो। अब सीता जब अपने ऊपर ऐसा लांछन सुनती है तो सीता का भी गुस्सा 7वें आसमान पे था। सीता भी बुरा भला कहती है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, खाना वगैरह नहीं बनता, धीरे धीरे मामला रफा दफा होता है। लेकिन जैसे ही इस बात के 10-15 दिन बीते, पवन फिर से आके कहता है तुम किसी और से बात करती हो, तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है। सीता फिर झुंझुला के कहती है कि मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे दिमाग की गंदगी है, फालतू तुम इधर उधर काम करते हो, इसलिए इधर उधर सोचते हो। इस बात को लेके फिर इन दोनों में झगड़ा होता है, फिर जैसे तैसे सुलह होता है, फिर तीसरी बार सेम टॉपिक पे झगड़ा होता है, चौथी बार झगड़ा होता है। और देखते ही देखते ये जो झगड़ा था इन दोनों के बीच आए दिन होने लगा। अब झगड़ा होता और पवन के दिमाग में बार बार लगता कि ये झगड़ा अपने उसी बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है, ये किसी से प्यार करती है, किसी से बात करती है, ये चरित्रहीन है। अब यही सारी बातें जो पवन था उसके दिमाग में इस कदर घर करने लगती है कि इसको लगता है कि अगर सीता जिंदा रहेगी तो शायद मेरी इज्जत, मेरी आबरू भरे समाज में नीलाम हो जाएगी। लिहाजा जो पवन था, अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया आने के साथ साथ इन दोनों में 5 जनवरी साल 2023 को झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद मन में पहले से गुस्सा भरा हुआ था दोनों में, धीरे धीरे झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है।
बच्चे छुड़ाने आते हैं, उनको अलग कमरे में कर दिया जाता है। बहस तेज हो रही थी, हाथ पैर एक दूसरे के ऊपर लोग चला रहे थे, और इसी बीच जो पवन था उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। गुस्सा होता है, गुस्सा जब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो ये सीता का गला दबा के मर्डर कर देता है। मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद फिर शांत होता है, शांत बैठ के सोचता है। सोचने के साथ साथ तो इसके दिमाग में आता है कि अगर ये मामला बाहर गया, कहीं भी किसी ने मुंह खोला तो शायद दिक्कत हो जाएगी, मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसीलिए अब इस लाश को और यहाँ पे जितने गवाह हैं यानी दोनों बच्चों को ठिकाने लगाना होगा। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की तरकीब सोचता है, लेकिन ठिकाने लगाने के लिए जो बच्चे थे, 5 साल की बेटी, 3 साल के बेटे, ये थोड़ा इधर उधर हो तो थोड़ा सा मामला ईजी हो जाए, क्योंकि उन्हीं के सामने कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए अपनी पत्नी की लाश को उसी घर में छोड़ता है और अपने बच्चों को ले जाता है अपने बाबा के यहाँ। अपने पैतृक आवास तखतपुर में अपने बेटी और अपने बेटे को छोड़ता है, कुछ देर तक वहाँ रुकता है, खाना वगैरह खाता है। खाना वगैरह खा के बाकायदा फिर अपने घर आता है। आने के बाद फिर सोचता है कि अब क्या करना है। अब सोचता है, लेकिन फिर आसपास के इलाके को देखता है। बहुत क्राउड था, इसके पास कोई 4 व्हीलर भी नहीं था जिससे लाश को ठिकाने लगा सके। इसीलिए अब ये लाश को टुकड़ों टुकड़ों में ठिकाने लगाने का सोचता है। अब इसे लाश काटनी थी, लेकिन लाश काटने के लिए कुछ हथियार चाहिए था। इसके पास कोई ऐसा आधुनिक हथियार या फिर कोई ऐसी चाकू नहीं थी जिससे एक महिला की लाश को काट सके। इसीलिए बाकायदा ये फर्श कटर, जिससे फर्श टाइल्स वगैरह काटी जाती, उसकी व्यवस्था करता है। बाकायदा लाश को काटता है। काटने के बाद 5 से 6 छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। इसके बाद अब लाश को फेंकने के बारे में सोचता है। लाश को फेंकने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वही दिक्कत थी कि लाश को फेंके कहाँ। कहीं भी फेंकेगा कोई देख लेगा, या फिर बाद में लाश मिली तो भी दिक्कत। कायदे से कहें तो इसके दिमाग में कत्ल करने के बाद ये आइडिया आ ही नहीं रहा था कि लाश को फेंकना कहाँ है। अब इधर उधर से जब इसे कहीं कोई इलाज, कोई आइडिया, कोई युक्ति नहीं सूझती, तो सोचता है कि क्यों ना लाश को जो पानी की टंकी है उसमें डाल दें। जैसे जैसे मौका मिलेगा उसी हिसाब से लाश को ठिकाने लगाएंगे। जैसे देखेंगे, जैसा माहौल होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। चूँकि अभी कई दिक्कतें थी, मायके वाले क्या कहते हैं, ससुराल वाले क्या कहते हैं, ये भी चेक करना था। इसीलिए ये लाश के 5-6 टुकड़ों को उठाता है। उठाने के बाद घर की जो 1000 लीटर की वाइट कलर की पानी की टंकी थी उसमें डाल देता है। डालने के बाद ढक्कन बंद कर देता है और इत्मीनान से अपने डेली के काम को, अपने उस नकली नोट वाले धंधे को करता है। साथ ही ये कायदे से भूल भी जाता है इसकी पानी की टंकी में इसी की पत्नी की लाश है। धीरे धीरे वक्त गुजरा, लाश बदबू करने लगी, लेकिन इसके बाद भी इसके दिमाग में कहीं से कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाना है। शायद इसके दिमाग में यही था कि लाश धीरे धीरे उसी टंकी में सड़ जाएगी, बाद में कहीं टंकी फेंक दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी ये मामला कल ही खुला है, कायदे से कहें तो आज ही खुला है, इसीलिए ज़्यादा कुछ इस मामले में इसकी क्या सोच थी। जिस हिसाब से आफ्ताब ने मर्डर किया था, आज न जाने कितने महीने बीत गए, अभी तक आफ्ताब की सोच का किसी को पता नहीं चल पाया कि वो किस हिसाब से क्या कुछ कर रहा था। तो ऐसे लोग जो लाशों को काटते हैं, काटने के बाद ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे लोग, उनके दिमाग में क्या कुछ चलता है, क्या उनके दिमाग की उपज होती है, वो शायद वक्त के साथ अपने आप भले खुल जाए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े ज़हीन दिमागी होते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, जिसमें जो साइबर क्राइम के लोग थे वो गए थे नकली नोट पकड़ने, लेकिन वहाँ पे उन्हें टुकड़ों में कटी एक लाश मिलती है। बहरहाल अभी इससे पूछताछ की जा रही है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मुँह खोलेगा, अगर ये मामला आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल में कल परसों जब आप पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है ये भी जानना ज़रूरी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल आपके कमेंट्स मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, चूँकि आँख में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है। तो डॉक्टर ने बोला है कि फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप दूर रखिए, तो प्रयास कर रहा हूँ कि दूर रखूँ। लेकिन मेरे आपके बीच जो रिश्ता है, जो कहानी सुनाने का मेरा काम हो, मैं करता रहूँगा। बाकी जैसा होगा आप खुद देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो बस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। और कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है, और इस मामले में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।